नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीसी न्यूज़ में। आज हम आपके लिए लाए हैं खास कार्यक्रम जिसका नाम है मुट्ठी में आसमान। जी हां, जज्बा हो जब मुट्ठी में आकाश भरने का, तो कहीं ना कहीं से हमारी जो भावनाएं हैं वो उथल पुथल होने लगती हैं मन में। लेकिन जब हम विचारों के आंगन में आगे बढ़ते हैं तो उड़ान भरने की जो इच्छा है वो बलवती होती जाती है। और बचपन से एक जुझारू रही महिला जिन्होंने समाज सेवा का क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम किया है और राजनीतिक जो पहलू होता है उसको भी इन्होंने आत्मसात किया है। हमारे साथ हैं प्रवीणा सावंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहें कि कब से ये फील हुआ कि मैं समाज सेवा कर सकती हूँ या पॉलिटिक्स में जा सकती हूँ? एक्चुअली 10th के बाद पहले तो मेरे पिताजी मेरे सबसे बड़े गुरु हैं जी। उनके विचार ऐसे मिलते जुलते थे कि उनको कुछ करना था। हाँ। कि वो बोल रहे कि नहीं पॉलिटिक्स वगैरह, उनको बहुत बड़ा सपना था कि कुछ तो हम लोग करेंगे, लोगों के लिए करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप जैसे बोलोगे, अगर पिताजी का सपना ही मुझे पूरा करना है। तो बचपन से उन्होंने मुझे ऐसे सिखाया है कि किसी की हेल्प करो ना तो समाज सेवा करके करो, खुद के स्वार्थ के लिए मत करो। और शिवसेना का जहाँ तक अगर हम बात करें तो बाला साहब ने हमेशा कहा है 80% 20%, उस बारे में क्या कब समझ में आया आपको? बाला साहब को तो मैं बचपन से ही जानती हूँ, उनके विचारों को मैं बचपन से जानती हूँ। मतलब वो बाला साहब के विचार, बाला साहब तो हमारे नस नस में। उन्होंने कहा था ना 80% समाज सेवा 20 राजकारण। वही हम लोग उनके तत्व के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं और आज भी उनके तत्व के अनुसार ही चल रहे हैं। जो हमारे शिंदेगढ़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, शिंदेगढ़ में जाने की आपकी क्या जरूरत महसूस हुई? आपने क्या गुजर रही थी आपके ऊपर जब आपने ये डिसीजन लिया? ऐसा हुआ ना कि मुझे पता ही नहीं था सिंदेगढ़ हमारे यहाँ पे आए हैं और पूरा काम संभाल रहे हैं। मुझे अचानक फ़ोन आया कि आप जुड़ना चाहोगे? मैंने बोला सिंदेगढ़, हाँ। तो मैंने बोला हाँ ज़रूर, अगर मुझे कुछ करने का मौका मिला तो मैं क्यों नहीं जुड़ना चाहूँगी। और मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि वो जा रहे अपने बाला साहब के तत्वों पर और अपने दिघे साहब, आनंद दिघे, जो आप पहचानते होंगे उनको। जी जी जी। तो आज उन्होंने बाला साहब के साथ, वो बाला साहब उनके गुरु है, दिघे साहब के, उनके गुरु और शिष्य ने जो शिवसेना बनाई है, तो जो तत्व उन्होंने अपनाए बाला साहब के और उनके ही तत्व हम लोग अभी अपना रहे हैं। इसके लिए मैंने शिंदेगढ़ ज्वाइन किया। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो शिवसेना से बहुत प्रभावित हैं। आपने अपने सर्कल में जिन महिलाओं को देखा है, हाँ, वो क्या सोचती हैं जिस तरह से दो गुट हो गया? देखो, पहले ऐसा हुआ था ना कि जैसे मैंने ज्वाइन हुआ तो उबाटा बोलते हैं अभी उद्धव जी साहब, उनको भी उबाटा नाम दिया गया है, हमें शिंदेगढ़ नाम दिया गया है। तो उनकी है ना, मतलब बीच में ऐसा हो गया कि क्या करें, यहाँ जाए वहाँ जाए, उनको नहीं पता है क्या सही है और क्या गलत है। उनको ये पता है कि पहले से हम इनको जानते हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे, वो अभी जान लगे। तो पहले मुझे बहुत दिक्कत हुई कि मैंने बोला कि देखो ये हमारे लिए, ये अपने बाला साहब के तत्वों पे चल रहे हैं, तो हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए। तो मुझे दिक्कत हुई है, बहुत तकलीफ भी हुई है, मेरे सामने मेरे मुंह पे दरवाजे बंद भी हुए कि नहीं हमको नहीं करना है, आप जो करना है वो करो। यहाँ तक कि हमको जो गद्दार बोलते हैं वो भी बोला गया। लेकिन आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी है अपने एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने जो महिलाओं के लिए आज कर रहे हैं, लाभार्थी सेवा, उनकी योजनाएं, बहुत कुछ, मतलब घर काम करने वाली महिलाएं हैं और 1500 रुपए का भी शुरू किया है। हाँ हाँ, जो वृद्ध महिला है उनकी पेंशन कैसे करनी है, और उनके बचत गट के लिए उनका जो अनुदान बढ़ाया है। तो पहले कम था क्योंकि बचत गट के अनुदान के ऊपर क्या है कि महिलाओं को बहुत कुछ करना है, लेकिन अगर उनके पास कुछ नहीं है तो क्या करेंगे। उनके लिए अगर वो सोच रहे तो इसके लिए तो महिला घर से बाहर निकल रही है, वो सक्षम हो रही है। और अभी तो आ गई है बहन की योजना, जो उनके लिए जो लाए हैं, वो तो सबसे बड़ी बात है। मुझे तो फोन आने लगे 15,000 रुपए का, मतलब महीना 15,000। तो कुल मिलाकर एक नई सोच के साथ शिंदे सरकार आगे बढ़ती जा रही है और उसी में शामिल है सावंत जी। तो बहन की योजना अगर लाए हैं, तो जैसे योजना आई है डिस्प्ले पे भी आई है, सब जगह पे, घरों घरों में पहुंची है, तब से मुझे फ़ोन आने लगे, खुद महिलाओं के फ़ोन आने लगे। तो ये सोचो ना कि पहले जब मैंने ज्वाइन किया था वो परिस्थिति कैसी थी और आज कैसी है। आज पूछ रहे कि हमारे लिए कुछ हो सकता है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये महिलाओं को समझ आ गई है और आज
काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर इस देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होती रही हैं, सवाल भी उठते रहे। महाराष्ट्र की क्या स्थिति और मुंबई की स्थिति आप कैसे देखती हैं? देखो, महाराष्ट्र की और मुंबई की स्थिति सेम है। महिलाओं को लेके अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी भी योजनाएं ला रहे हैं उनके हिसाब से ला रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो ग्राउंड से लेके ऊपर तक आ रहे हैं, है ना। तो वो सोच रहे, क्योंकि उन्होंने भी वो देखा है, महिलाओं की स्थिति देखी है, लेकिन महिलाओं की स्थिति और भी सुधारनी बाकी है। जैसे डोमेस्टिक है और घरों घरों में महिला डोमेस्टिक केस में जो है ना वो डबल फायदा, मतलब ये गैर फायदा भी उठा रही है महिला। घरेलू हिंसा की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, डबल भी, क्योंकि मेरे पास जो केसेस आती है, मैं पुलिस स्टेशन में जाती हूँ, तो ऐसा होता है ना कि ये जो कायदा है महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के साइड में है, तो कोई कोई महिला है ना उसका गलत फायदा उठा रही है, और कोई महिला हद से ज़्यादा पीड़ित है, उसको वो वहाँ तक वो जस्टिस नहीं मिल रही है, न्याय नहीं मिल पा रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है, दोनों गलत हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि इसके ऊपर भी मुझे कुछ करना है, और आपके माध्यम से मैं सोच रही हूँ। जी, हर इंसान की एक इच्छा होती है, जिस तरह से आप समाज सेवा से जुड़ी हैं, राजकारण से जुड़ी हैं, आपका अगला टारगेट क्या है? पार्षद बन सकती हैं, विधायक बन सकती हैं, खासदार, आमदार, सब कुछ है, तो क्या सोचा है आपने अपने टारगेट के लिए? देखो, मैंने तो पहले से महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना है। जिस मतलब माहौल से मैं गुजरी हूँ, जिस परिस्थिति से मैं गुजरी हूँ, हर एक महिला वही वहाँ से गुजरती है, तो मैं मतलब उसको बोलना नहीं पड़ता है कि मुझे इतनी तकलीफ है, मैं समझ जाती हूँ। तो उनके लिए मुझे बहुत कुछ करना है, और अगर भगवान ने चाहा तो उनके लिए ऊपर ऐसे बैठ के भी मैं कर सकती हूँ, पद पे बैठ के भी कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे है ना एक पद मिलना ज़रूरी है, अथॉरिटी मिलना ज़रूरी है। अगर मेरे पास अथॉरिटी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं खाली बातें कर सकती हूँ। उनके लिए, उनके यहाँ तक मैं पहुँच नहीं सकती हूँ। क्योंकि आप कोकण से हैं, और कोकण का जो दृश्य है, वहाँ की जो सब कुछ है, कुदरती बयार बहती वहाँ पे, और वहाँ का खाना तो बहुत ज़्यादा मतलब मिस करती हैं, या फिर उसको मैनेज कर लेती हैं आप? मैनेज कर लेती, क्योंकि हमारे घर में भी वही खाना बनता है। तो कोकण में तो बहुत सारे लोग जैसे आते, गांव में हमारे आते हैं खाना खाने के लिए, जैसे घाट से आते हैं, कोल्हापुर से आते हैं, सातारा से आते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो हमको भी अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ आके पेट भर कोई खाना खाता है और चाव से खाना खाता है, तो इसके लिए कोकण सबसे बेस्ट है। अच्छा, गुस्सा आता है कई बार, तो आपको गुस्सा भी आता होगा ना सामने वाले पे, कि किसी ने शिकायत की, भाई उसने बहुत तकलीफ दी है मुझे, तब बतौर महिला क्या करती हैं आप उसके साथ? कभी हाथ वाथ उठाने की कोशिश करती हैं, या फिर शब्दों से ही काम चला लेती हैं? पहले तो मैं समझाती हूँ, अच्छी तरह से समझाती हूँ, देखो ये बात गलत है, अगर आप गलत है, सामने वाला गलत है, तो आप भी गलत हो, बैठ के समझौता करो। अगर उसका आवाज बढ़ रहा है तो आपका भी आवाज बढ़ रहा है, बिल्कुल आवाज मत बढ़ाओ, पहले बैठ के सुलह करते हैं, है ना। अगर नहीं होता है तो थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, तभी वो एक्शन अलग हो जाती है। और जब महिलाएं पॉलिटिक्स में होती हैं तो लोगों को लगता है इनका रुझान सिर्फ पॉलिटिक्स की तरफ है, लेकिन मैं आज पूछना चाहूँगा कि एक महिला की और क्या क्या दिलचस्पी होती है, क्या क्या शौक है आपके? पॉलिटिक्स की बात करें, समाज सेवा के, इसके अलावा क्या सोचती हैं आप? देखो, महिलाएं ना, घर जो हम लोग सोचते हैं ना घरेलू महिला कुछ नहीं कर सकती है, तो घरेलू महिला ही बहुत कुछ कर सकती है। अगर उनको प्लेटफॉर्म देने, हम लोग ऐसे करेंगे कि कोई प्रोग्राम है, अभी गणपति आ रहा है, नवरात्रि आ रहा है, सब आ रहा है, तो हम लोग बाहर से बुलाते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, सब स्टेज वगैरह सब बनाते हैं, और हमारी महिला बैठ के देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये सोचेंगे कि इनको भी एक प्लेटफॉर्म दो, इनको बोलो कि आपके अंदर जो कला है ना वो यहाँ पे सादर करो, तो देखो वो जो प्लेटफॉर्म बनेगा और जो माहौल बनेगा वो अलग ही बनेगा। एक सवाल, अहम सवाल है कि बहुत सी महिलाएं अपना शोषण करवाती हैं, सहती रहती हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगी कुछ नहीं होगा, उनके लिए क्या कहेंगी जो दबती रहती हैं, शोषित होती रहती हैं? मैंने हर एक केसेस देखिए, अभी भी मेरे पास है बहुत कुछ केसेस है, तो मैं उनको पहले ये बोलती हूँ, अगर आपको आवाज़ उठानी आती है तो उठाओ। जहाँ पे गलत है, जो अन्याय कर रहा है वो भी गलत है, और अन्याय सह रहा है ना वो भी गलत है ना, दोनों भी गलत है। आप अन्याय कर रहे हो वो भी गलत है, लेकिन सह क्यों रहे हो? एक बार, दो बार, तीन बार रिस्पेक्ट कर रहे हो उनकी, लेकिन अगर हद से बात बढ़ गई है, सिर्फ से पानी जा रहा है, तो फिर भी आवाज़ नहीं उठा रहे, वो गलत है। अगर उनको मैं हूँ ना,
मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे उनके लिए अगर कुछ करना है, अगर मुझे पद मिलता है या वो अथॉरिटी मिलती है, तो मैं उनको बोलूँगी कि आप आवाज़ उठाओ, अगर आप सही हो तो आपके साथ सब है। बिल्कुल। एक मोदी जी को लेकर देश में बहुत अलग स्थिति बनी है। तीसरा टर्म आया जो नेहरू जी के बाद का ऐतिहासिक क्षण है। आप गठबंधन में हैं, क्या कहेंगे मोदी जी को देखते हुए? देखो, मैं तो मन से बोल रही हूँ और मैं उनको आदर्श मानती हूँ कि मुझे मोदी जी ही बनना है। अगर मुझे मोदी जी बनना है तो उनके उसूल जो अभी आज जो कर रहे हैं ना, तो पहले से मेरे दिमाग में थे कि ये होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए और वैसा ही हो रहा है। मोदी जी सबको सेम समान न्याय दे रहे हैं कि किसी के साथ वो गलत नहीं कर रहे हैं। वो जो गलत है वो गलत है और वो जो सही है वो सही है, वो ही कर रहे हैं मोदी जी, और मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ। और ऐसे प्रधानमंत्री हमको हर बार मिले, हर मतलब आज तीसरी टर्म नहीं, हर टर्म में मिले। बस यही जज्बा है और कहीं ना कहीं से एक जज्बा इंसान को इतना मजबूत बना देता है, उसका असर हम प्रधानमंत्री में देखते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से प्रेमचंद जी का सफ़र रहा है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं और ये शुभकामनाएँ भी देंगे कि आने वाले दिनों में आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाराष्ट्र। तो इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DC न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।